हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप लोग? कल की क्लास किस किस स्टूडेंट्स ने अटेंड करी थी? चलिए वो सब बातें छोड़िए, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हमारा थोड़ा सा बच गया था। ठीक है, ये है आपका टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1.4 का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये। ठीक है, सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद और कुछ दो तीन चीजें और हैं इसी चैप्टर में, वो भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को भी कंप्लीट होने में अप्रॉक्स 2 डेज लगेंगे। ओके, फिर ये आपका चैप्टर 1.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड एडेप्शन, अर्ली थ्योरीज, डार्विन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये तीन चीजें हैं अपनी मेन जो हम इसमें पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट थे जीन फ्रांस के, जो जिनका बर्थ हुआ था 1744 में से और उनकी डेथ हुई थी 1829 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने इस थ्योरी के बेस पे ऑब्जर्व की थी सिमिलैरिटी बीच में एशियन फॉसिल्स एंड मॉडर्न एनिमल्स जो हैं इनके बीच में उन्होंने कुछ थ्योरी ऑब्जर्व करी थी। उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर, उनके पासिंग ऑन द डिजायर्ड ट्रेट्स बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने इन थ्योरीज पे जो ऑब्जर्व करी थी उनके बीच में, एशियन फॉसिल एंड मॉडर्न एनिमल्स के बीच में। ठीक है, प्रपोज देन इन इंडिविजुअल गेन और लूज द ट्रेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अपनी इस लाइफ टाइम में जो है हर एक इंडिविजुअल क्या तो अपने ट्रेड्स को लूज करता है या गेन करता है, विच दे आर पास्ड ऑन इट्स ऑफस्प्रिंग, जो वो अपने ऑफस्प्रिंग को मतलब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। ठीक है, बिलीव द इवोल्यूशन इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफेक्शन। ठीक है, अब इनके कुछ ये तो उनकी एक नॉर्मल क्या था, उन्होंने क्या बताया वो इंट्रो बेसिस पे था। अब मैकेनिज्म ऑफ चेंजेस, लॉ ऑफ यूज एंड डिस्कस, body part most frequently used become stronger and more developed and part used for use less for reduce। ठीक है, like example penguin wing, small due to disuse। स्मॉल क्यों है? क्योंकि उनके डिसयूज। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताई है एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम आर पास्ड डाउन टू ऑफस्प्रिंग। For example, parent who develop strong muscle will will pass strong muscle to down to offspring। पेरेंट्स की अगर खुद की ऑफस्प्रिंग, उनकी जो खुद की मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्या पास ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसी स्ट्रांग मसल्स को। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है कि आप बॉडी पार्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और मोर डेवलप्ड होते हैं, एंड पार्ट यूज लेस आर रिड्यूस्ड, जो पार्ट कम यूज होते हैं वो इतना इतना कुछ मतलब वो ना स्ट्रांग होते हैं ना मोर ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, जैसे पेंगुइन के विंग्स। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होते हैं? द क्वालिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम आर पास टू द ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इवोल्यूशनरी थ्योरी पे? ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर द टाइम, ऑर्गेनिज्म जो है एक टाइम के बाद वो चेंज हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को या अपनी नेचर में चेंज कर लेते हैं। ट्रेड्स फाउंड इन पेरेंट एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग पे, हमेशा पेरेंट्स से पेरेंट्स से चीजें क्या होती है पास ऑन होती है, किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ, फटाफट फटाफट बोलती हूँ, तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट लेमार्क गॉट रॉन्ग, उन्होंने क्या गलत देखा? इवोल्यूशन ट्रेड टूवर्ड्स ए परफेक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली इवोल्विंग एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन। ठीक है, अब आते हैं हमारा इम्पोर्टेंट प्री लाइफ इज एग्जिस्टिंग ऑन इन अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत टाइम के लिए, बहुत समय के लिए। ऑर्गेनिज्म हैव ए चेंज सिंस द डाउट ऑफ द लाइफ। ठीक है,
Many have been happened since a life is begun. For fossil evidence, embryology, and competitively anatomy show the similarity between related species and suggested a common ancestor. ठीक है? मेंडल्स लॉ था जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो मेंडल्स लॉ वर्क विद द जेनेटिक्स शो हाउ जेनेटिक एलिमेंट आर पास थ्रू द जनरेशन। उसमें क्या बताया कि कैसे जेनेटिक एलिमेंट जो है वो पास जो होते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, चार्ल्स डार्विन क्या कौन थे? वो इंग्लैंड में उनका बर्थ हुआ था 1889 में और उनकी डेथ हुई थी 1882 में। ठीक है, नेचुरलिस्ट 1831 में उन्होंने 5 ईयर अराउंड द वर्ल्ड बोर्ड द एमएचएस, ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था। स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन द गोलापोगस आइलैंड। इन्होंने गोलापोगस गैला गैला पैगोस आइलैंड पे इन्होंने स्टडी की। रिटर्न होम टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, वो जब वापस अपने घर आए तो उन्होंने उस रिसर्च को कंटिन्यू रखा 1859 में। ठीक है, उन्होंने अपनी पब्लिश ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ द आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका। डार्विन ऑब्जर्व द वेरिएशन बिटवीन द एनिमल स्पीशीज, उन्होंने एनिमल स्पीशीज के बीच में वेरिएशन को ऑब्जर्व किया वहां पे ऑन ईच डे ऑफ आइलैंड एंड द मेनलैंड। ठीक है, he observed, collected and measured there many different species of fishes are found on the island. ठीक है, डार्विन फिशेस नोटिस ह्यूज वेरिएशन इन ब्रेक टाइप एंड द साइज, उन्होंने बहुत सारे वेरिएशन देखे ब्रेक बिग टाइप पे और साइज पे। बिग टाइप रिकलेक्टेड बिग टाइप को रिलेटेड विद द टाइप ऑफ फूड सोर्सेज ऑन ईच आइलैंड। ठीक है, वो मतलब वो जो बिग टाइप था वो किससे कोरिलेटेड करता था कि फूड का सोर्स क्या है हर एक आइलैंड पे, टाइप ऑफ फूड सोर्स ऑन ईच आइलैंड। हाइपोथेसिस द बिग टाइप हैड adapted to the type of food available on the habitat, led of the theory of natural selection। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। सॉरी, थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम अब टाइप ऑफ इवोल्यूशन पे। ज्यादा टाइप नहीं है, 4-5 ही टाइप होते, 3 ही टाइप हैं। ठीक है, आज की क्लास भी कोई बहुत लंबी और बहुत खिंचने वाली नहीं है, छोटी सी ही क्लास है आज की। ठीक है, बस प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन पे। कोइवोल्यूशन। ठीक है, कोइवोल्यूशन क्या है? टू स्पीशीज इवॉल्व टुगेदर ड्यू टू देयर क्लोज रिलेशनशिप when one evolved and the other to evolve too. For example, birds, bee, flower for the pollination, predator and the prey। फ्लावर्स से तो ये वो होती है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक तो इसका हो गया, एक बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का हो गया। इवॉल्व टू द बेटर स्पॉट एंड द डिफरेंस बिटवीन द मिमिक एंड अ मोनार्क। तो यहाँ से देखो आप इसको, birds feed on the butterfly। ठीक है, and butterfly increase the will accidentally to eaten the bird। ठीक है, फिर evolve to take less in the and monarch in inedible in the bird। तो ये एक साइकिल है, मतलब इनका कोरिलेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है। को इवोल्यूशन जो है इसमें क्या है, दो स्पीसीज इवॉल्व होती है टुगेदर ड्यू टू देयर क्लोज रिलेशनशिप, अपने के क्लोज रिलेशनशिप के कारण दो स्पीशीज तो इवॉल्व होती है। व्हेन वन इवॉल्व द अनदर इवॉल्व टू, एक इवॉल्व होगी तो दूसरी भी इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया, बर्ड्स और बी, बर्ड्स एंड बी एंड फ्लावर, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अब है सेकेंड इवोल्यूशन।
स्पीशीज विद द सेम एंसेस्टर बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट। एक ही एंसेस्टर्स हैं लेकिन डिफरेंट है अंटिल दे आर डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज विद द सेम एंसेस्टर्स बिकम more and more different until they are different species, different environment. For example, एक भी अब मैंने आपको गोलापैड इस आइलैंड के बारे में बताया था, तो उसमें क्या था, वो मतलब अपने खाने की उसके हिसाब से वो उनका अपना चेंज होता रहता था। जैसे ये देखिए, ये एक ही आइलैंड के हैं लेकिन उनके फूड के हिसाब से उनकी जो ये वीक है वो चेंज होती रहती है थी। तो ये एग्जाम्पल में ऑन द finches on the Galapagos Island evolved into many different species to eat a different food. उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज को इवॉल्व किया, किस लिए, कि वो डिफरेंट टाइप का जो फूड है वो डिफरेंट स्पीशीज जो है वो डिफरेंट टाइप के फूड को ईट कर सके। वो रिमेंबर व्हाट इज स्पीशीज इज। ठीक है, ये आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इनकी सबकी अपनी चोंच, शुद्ध देम में बोलूं तो चोंच जो है वो अलग अलग साइज के, क्यों, क्योंकि वो खाने के ऊपर डिफर करता है उनका कि वो किस टाइप का फूड इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इवोल्यूशन। स्पीशीज विद ए डिफरेंट एंसेस्टर बिकम ए मोर सिमिलर। है तो डिफरेंट एंसेस्टर की बट सिमिलर बहुत है। सेम इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन एंड फिश have very different ancestor, mammals versus fish, but both are evolved happily because they live in the sea, because क्योंकि वो सी में ही रहती हैं। ठीक है, बट ये दोनों हैं डिफरेंट, इनके एंसेस्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट एंसेस्टर्स की हैं बट लगती बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, वो स्पीशीज जो बिल्कुल ही डिफरेंट एंसेस्टर की हैं लेकिन सिमिलर लगती हैं, एक ही इन्वायरमेंट की है, ये डिफरेंट एनवायरमेंट्स की होती हैं, ये सेम इन्वायरमेंट की होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉल्फिन और फिश जो है वो डिफरेंट एंसेस्टर की होती हैं, बट तब भी वो एक साथ एक सी में रहती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बोथ बैट्स एंड व्हेल यूज द इको लोकेशन टू फाइंड द फूड। वो अपने खाने को ढूंढने के लिए किसकी यूज करती है, इको लोकेशन। ठीक है, बैट हंट फॉर द फूड एट नाइट एंड यूज टू इको लोकेशन टू सी। एंड वहीं पे वेल जो है वे लिमिटेड एक्सेस टू सनलाइट इन द ओशन एज यूज द इको लोकेशन टू फाइंड देयर वेयर होम। ठीक है, मतलब ये अपने खाने के लिए किस चीज का यूज करती हैं, इकोलोकेशन। तो इनका क्या है, इनकी ये चीज सिमिलर है बट इनके जो एंसेस्टर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एग्जांपल में आता है क्योंकि इनकी ये डिफरेंट एंसेस्टर्स के हैं ये स्पीशीज बट बिकमिंग मोर सिमिलर, ये कुछ सिमिलर है बट इसके अंदर क्या सिमिलर है, बैट एंड व्हेल के अंदर वो अपना फूड जो है वो अपना फूड किसके किसके कैसे ढूंढते हैं, वो अपना फूड जो है इको लोकेशन के कारण ढूंढते हैं, वो इको के कारण अपना फूड ढूंढते हैं। ठीक है, अब आता है फिनोटिपिक ट्री क्या होता है। अब आता है फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। Show the evolutionary relationship among the organism. As we go down the tree, you can back in the tree to the common ancestors. Branching out means natural selection caused by the specialization. अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आपके बैक्टीरिया का, का, ठीक है, यूक्रियोटिक्स का। ठीक है, तो ये क्या है, इनका ट्री है, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये क्या है, फिर ये क्या है, बैक्टीरिया का ट्री है, जिसे कहते नहीं है फैमिली ट्री, कि हमने अपने घर में एक पूरा फ्रेम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने अपने घर में एक पूरा फ्रेम लगा रखा है। ठीक है, उसमें उसने सबसे पहले मतलब बहुत उनके दो तीन आगे पीछे की पीढ़ी जो भी थी उनकी, फिर देन उनका बता रखा है नेक्स्ट कौन है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने दादा, फिर उनके पेरेंट्स, इस तरह से उन्होंने पूरा अपना फैमिली ट्री बना रखा है। तो ये भी क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री है बैक्टीरिया आर्किया एंड यूकेरियोटिक्स में। ठीक है, इसमें भी सब दे रखा है और यूकेरियोटिक्स में भी आपको प्रॉपर
ट्री दे रखा है, जैसे प्लांट है, एनिमल फंजाई है, स्लिमोन्स है, ये सब दे रखा है, ठीक है। ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज में आता है। हाउ डू आई रीड ए फाइलोजेनेटिक ट्री? The closer two lines are each to each either, they are more closely related to the species. The further away, the more related. क्या what is the closely related species to species D in the first tree? आप इसमें से देख के बताइए, ठीक है। Then what species is most different for species D in the second tree? ठीक है, एक ट्री में first tree and second tree. And what is the closest ancestor to species A in the third tree? ठीक है। आप मेरे को बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आप लोग मेरे को कुछ भी कमेंट्स नहीं करते हैं, तो मेरे को पता ही नहीं चलता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब तक हमारा ये थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ये सब कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। अब फिर से वही गाड़ी घूम फिर के आगे कि इवोल्यूशन क्या है? प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म दे प्रिसाइज ओवर ए टाइम, help explain the great diversity, wide geographical distribution, adaptation and origin of the organisms. क्या क्या? geographical distribution, adaptation and origin of organism. ठीक है, ये तीन आपकी इसमें चीजें आती हैं। हाउ टू, पहला है प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म दैट प्रिसाइड ओवर द टाइम, फिर हेल्प एक्सप्लेन द ग्रेट डाइवर्सिटी, वाइड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एडेप्शन एंड ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये इवोल्यूशन है, ठीक है। पहले हम लोग ऐसे हुआ करते थे बहुत साल पहले, देन कुछ चेंजेस आए, हम ऐसे हुए। मतलब पहले हम दोनों चारों चीजों पे ऐसे चला करते थे, फिर हमने पैरों पे चलना चालू किया, बट तब हमारी बैक भी बेंड हुआ करती थी, ठीक है। फिर हम थोड़े स्ट्रेट हुए, पैरों पे प्रॉपरली चलने लगे, फिर अब हम ये हैं जो प्रॉपरली स्ट्रेट और अपने पैरों पे चलते हैं और हाथों से काम करते हैं, ठीक है। ये है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो क्या बोलेंगे आप? ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन, Neo-Darwinism, ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ह्यूमन ओरिजिन ड्राइव फ्रॉम द डार्विनिज्म, ठीक है, विच सपोर्टेड बाय द साइंटिफिक एडवांस इन साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स एक्सेट्रा। इन्होंने इसमें सब में सपोर्ट किया है साइंटिफिक एडवांस में। दे एब्जॉर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज एंड हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उन्होंने क्या एब्जॉर्व किया है? जो इन्वायरमेंट में, क्या इन्वायरमेंट में बोलो या जो इस स्पीशीज जो है, जो इनके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। एंड द हेरिडिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, उनमें भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है। तो अब आता है मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी जो है, ये द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम द आइडिया ऑफ थ्री, 20 सेंचुरी के अराउंड की बात रही है। इसमें तीन जनों के आइडिया हैं, तीन साइंटिस्ट हैं। टी, इन्होंने जेनेटिक्स में क्या किया, इरस इन्होंने स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स, एंड जॉर्ज इन द ग्रेट कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Modern synthetic theory of evolution, though scientists R. N. Fisher and S. Whitehead provides much needed statistical basis of this theory, उन्होंने statistical basis theory आपको दी। ये theory can be started as a follow and they can started as follow, ठीक है। ये theory जो थी, ये किसने आपको दी? ये 5 चीजें जो दी वो R. N. Fisher
एंड एस व्हाइट ने दी। ठीक है, इन्होंने स्टैटिकल बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इनके 5 थ्योरी क्या, एक तो है बायोटिक पोटेंशियल, दूसरा है वेरिएशन, फिर है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फिर स्पेशलाइजेशन, फिर है लेवल ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिएशन एंड लेवल ऑफ इवोल्यूशन। तो इन्होंने आपको ये 4 टाइप की थ्योरीज दी, 5 टाइप की थ्योरीज दी हैं। ठीक है, किसने दी, आर एन फिशर एंड एफ ने। ये किस में आती है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आती है। तो बायोटिक पोटेंशियल में क्या है, द इनेट कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर ऑप्टिमल कंडीशन विद सिचुएबल एज एंड सेक्स रेशियो प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है, इनेट कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, इससे वो इंक्रीज कर रहा है उनके अंदर की जो इंक्रीज क्या करता है इससे, अंडर ऑप्टिमल कंडीशन विद एक सिचुएबल एज में और सेक्स रेशियो में, एक सिचुएबल एज एंड सेक्स रेशियो जो प्रेजेंट है। आइडियल कंडीशन क्या है, बायोटिक पोटेंशियल जनरली इंक्रीज हो रहा है। एक फिश है, फॉर एग्जांपल एक क्रैब फिश है, ले अराउंड द 28 मिलियन एग एट ए टाइम, एक टाइम पे, एट ए टाइम वो जो है 28 मिलियंस एग देती है। जस्ट इमेजिन 28 मिलियन फिशेज होती हैं, और ये काम कौन सी फिश करती है, क्रैब फिश। तो इसमें क्या है, द इनेट कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, जो ना कंडीशन मिल रही है उसमें एक सिचुएबल एज में और एक सेक्स रेशियो प्रेजेंट होता है उनके अंदर, एंड सेक्स रेशियो प्रेजेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायोटिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल है, जिसमें क्रैब फिश जो है वो एक टाइम के अंदर 28 मिलियन एग्स जो है वो देती है। ठीक है, अब आता है वेरिएशन। वेरिएशन तो हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन में भी दो चीजें, नॉन हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी। नॉन हेरिडिटरी का क्या है, अपीयर्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एनिमल्स आर नॉट पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो अपनी चीजें हैं या जो अपना अपीयरेंस है या कुछ भी है, वो अपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन नहीं कर पाए, ये है नॉन हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में क्या है, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ये बहुत इवोल्यूशन के बहुत जरूरी है, बिकॉज इट कैन पास टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जो है या कोई भी है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जो चीजें हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को पास डाउन कर रहा है। तो ये होता है हेरिडिटी। ये मैंने आपको एक हेरिडिटी प्रॉपर चैप्टर बताया था। जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, ये अपनी जो अपीयरेंस है या जो भी है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करना है। आप इसमें नॉन हेरिडिटी में तो भी डाल सकते हैं कि वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो नॉन हेरिडिटी क्या है, अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एनिमल आर नॉट पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और हेरिडिटी जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्योंकि वो अपनी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी चीजें हैं, अपना अपीयरेंस है, अपना करेक्टरिस्टिक्स है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करती है। ठीक है, अब आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जितनी भी इवोल्यूशन का प्रोसेस होगा वो किसके अंदर ही होगा, पॉपुलेशन में ही हो सकता है इवोल्यूशन का प्रोसेस। पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सेम स्पीशीज विच इंटरब्रीड विद वन अनदर इन ए पर्टिकुलर जीनोग्राफिक। ठीक है, ठीक है, क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक सेम स्पीशीज का है, सेम स्पीशीज का है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसका सेम स्पीशीज which interbreed with one another particularly geographic। ठीक है, अब आता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीएच हार्डे एक मैथमेटिशियन थे और एक जर्मन ने 1908 में ये लॉ दिया था, इन ए लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन विदाउट सिलेक्शन एंड म्यूटेशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा मतलब रैंडमली अब मेटिंग, जो इतने लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जिसमें ना कोई सिलेक्शन है ना म्यूटेशन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी।
ठीक है। मैथमेटिकली मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। P प्लस क्यू इक्वल्स टू 100%, मतलब जो आपका P है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन है, और Q जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील सेकंड, मतलब ये फर्स्ट एलील का और ये सेकंड एलील का है। अगर आप कोई फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हैं, आप फर्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, P एंड Q आर द फिनोटाइपिकली इक्वली, इक्वेशन विल बी क्या आएगी, P2 प्लस 2PQ प्लस Q, यही पढ़ी है हमने। तो क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 100%, 100% और 1, ठीक है। तो इस तरह से जो रेशियो निकलेगा वो क्या इक्वलिटी आ जाती है, P और Q के जो है फ्रीक्वेंसी में वो इक्वल आएंगी, मतलब वो कांस्टेंट होंगे। और उनका जो लॉ बोलता है वो भी यही बोलता है, इन लार्ज रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन विदाउट सिलेक्शन एंड म्यूटेशन द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट आ रही है। हाँ, अगर को, और ये देखिए इसमें भी पी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60% है, क्यू जो है वो 40% है, पर जब आप सॉल्व करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ हार्डवर्गर रोल, जो आपने पहले भी पढ़ा है, द जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलील इन द पॉपुलेशन एट एन इक्विलिब्रियम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, द मेटिंग इज ए कंप्लीटली रैंडम फिनोमेना इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग जो है वो एक रैंडम फिनोमेना है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इन जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अकर इन द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। All the genotype in population reproduce the equally successfully, ठीक है। Genotype in the population reproduce equally and successfully, ठीक है। ये देखिए आप, ये भी एक एग्जाम्पल देगा। सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है। म्यूटेशन हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, ऑब्वियसली म्यूटेशन है तो एक हार्मफुल इफेक्ट होगा, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है या कोई सिंड्रोम आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है। म्यूटेशन हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट एलिमिनेट्स देम फ्रॉम द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के लिए पेपर्ड माउथ by the fisher, he observed that only white color moth are present in England। कब तक, 1845 में, इन 1845 ए सिंगल ब्लैक कलर, 1845 में उन्हें एक सिंगल ब्लैक कलर में इन इंडस्ट्रियल सेंटर अप टू द 1860 पॉपुलेशन, जिससे क्या हो गई, इंक्रीज होकर 99% हो गई। जैसे दिस इज ए ब्रांच ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ एक रेजिस्टेंट बैक्टीरियम प्रेजेंट है, और ये डेड, ये नॉर्मल बैक्टीरियम है, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है, और ये डेड बैक्टीरियम है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंट बैक्टीरियम भी प्रेजेंट है, normal, resistant, normal and dead bacterium present है। The resistant bacterium multiply and become more common। जो resistant bacteria है वो multiply हो गया और बहुत ज्यादा common हो गया, तो multiply हो रहा है। Eventually the entire infection evolve into the resistant bacterium। तो जो पूरा infection है वो किसको हो गया, सॉरी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हो गया, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। द कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय द सेवॉल राइट ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था या डेवलप किया। इट मेनली कंसर्न विद चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। इनका मेन कंसर्न क्या था कि कोई स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो है जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाए, ठीक है। जो बट हमने आगे क्या पढ़ा कि जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ। आप चेंजेस देख सकते हैं हर उसमें। स्पेसिएशन, ये साइंटिस्ट कौन थे, ये साइंटिस्ट थे। ए स्पीशीज इज एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट डज नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर पॉपुलेशन व्हेन देयर इज ए अपॉर्चुनिटी टू डू अस। जैसे ये देखिए वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो स्पीशीज है एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीड पॉपुलेशन है, दे डू नॉट इंटरब्रीड विद अदर सच पॉपुलेशन व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू। Level of evolution, scientist Gould, 1840,
डिवाइड इवोल्यूशन इन टू टाइप, इन्होंने दो टाइप में इवोल्यूशन को डिवाइड किया, एक है माइक्रो एंड देन है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो जो है द सब स्पीशीज ऑफ द ओरिजिनल ऑफ स्मॉलर इवोल्यूशनरी डिफरेंसेस। ठीक है, और मैक्रो स्पीशीज द स्पीशीज ऑफ जेनरा of differences of the group of animal by adaptive radiation change above the species level, और it is also called as the adaptive radiation। इसको हम क्या दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं, adaptive radiation। ये देखिए ये होता है मैक्रो इवोल्यूशन। एक बैक्टीरिया के बाद से कितनी कितनी चीजें इवॉल्व हुई, द स्पीशीज एंड जेनरा और डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल बाय द एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वर्सेस है डार्विन थ्योरी, इन दोनों थ्योरी के बीच में वी कैन समराइज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विद द theory of Darwin in the following: it accepts the random genetic change as a mechanism, ठीक है, of the important evolution, ठीक है, in addition to the mechanism of the natural selection। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों थ्योरीज के बीच का एक समरी बोल सकती हूँ मैं, समराइज कर दिया हमने आपको। थ्योरी कौन कौन सी है, मॉडर्न, ठीक है। अब आता है सम जनरलाइज ट्रेड्स इन इवोल्यूशन, तो पहला है डोलो लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशनरी इज यूजली इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो इवोल्यूशन है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है इवोल्यूशन जो है, ऐसा डोलो लॉ में बोला गया है कि इवोल्यूशन जो है वो यूजली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे एक नया फॉर्म था, जैसे ओल्ड फॉर्म है, ठीक है, ओल्ड फॉर्म में एवोल्यूशन हुआ 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 तो एक नया फॉर्म आ गया, तो इम्प्रोबेबल रिवर्स इवोल्यूशन हो रहा है। अब हो सकता है कि उस नए वाले से फिर कुछ चेंज होकर पुराना आ जाए, फिर पुराने से नया बच जाए, मतलब इरिवर्सिबल चल रही है चीजें, बस घूमती जा रही है। ठीक है, उसका मतलब है इरिवर्सिबल। कॉपेलॉ में ऑर्गेनिजम्स हैव ए टेंडेंसी, उनकी एक टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के टाइम पे जो है वो अपना साइज जो है इंक्रीज करता जाए, ऐसी टेंडेंसी होती है एनिमल्स की या ऑर्गेनिजम्स की। किसमें, कौन से लॉ में, कोपेलॉ में। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था, प्रपोज बाय ईडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से ये चीज है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने साइज को इंक्रीज कर सके ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है, इनका साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये जैसे हॉर्स है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, इन लोगों के साइज अपना आप इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में आपको ये सब चीजें थी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना भी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, इतनी भी हार्ड नहीं है। ठीक है, और मैंने नोट्स आपको बहुत इजी इजी इस बार मैंने आपके लिए पीपीटीज बनाई हैं। ठीक है, अगर आपको लिटरली तब भी नहीं कुछ समझ में आता है, ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज एक बार और बता दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए अब ये बात होती है कि ये चीज तो यहाँ पे खत्म हो गई। ये आपका देखिए, आपके इसके अंदर ना मोस्टली सब चीज हो गई, एडेप्टिव रेडिएशन भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आपने भी देखा, मैंने बताया था एडेप्टिव रेडिएशन किसको बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो 1.4 है ना वो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, वो कंप्लीट ही है। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 1.5। ठीक है, जिसमें
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेट्स वगैरह है, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days आपको लग जाएंगे, ठीक है। देन आएंगे फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, इन सब का वो सब, ठीक है। फिर आपका फिर से वही स्टार्ट होगा द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जिसमें आपको सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। ये मुझे दोबारा आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा आ गया है, ठीक है। ये पहले भी था तो मैंने आपको पहले भी करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार और ये चीजें आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। वैसे इसको कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग बोलेंगे नहीं मैम बट स्टिल मैं कंटिन्यूसली अब चल रही हूँ, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे आपको अब इजी रहेगा। और अगर कोई भी बच्चे ने मेरी वीडियोस पहले ही देखी है और देन वो अभी की वीडियोस देखेगा तो उसको इजी हो जाएगा चीज़ें समझने के लिए। अगर बाई चांस कोई चीज़ छूट गई होगी उस वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में वो पूरी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। जब भी ये लेक्चर, जब भी मैं ये चैप्टर लूंगी 1.7 वाला, ठीक है, तब वो मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी। अगर बाई चांस जो है वो मेरे कभी, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, उसमें एज ए इंट्रो लेके पढ़ाया था वो सब मैंने, तो अगर वो छूटा होगा तो मैं आपको दोबारा सब पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब मेरे को बताइए, आज भी आपका ये 1.4 आई थिंक ना, हाँ 1.4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मुझे प्लीज कमेंट करिए यार स्टूडेंट्स कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको समझ में भी आ रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं रोज वही चीजें रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो या तो मैं आपका ना नंबर आपको दे दूंगी, या प्लीज आप अपना नंबर मेरे को दे दीजिएगा, जिससे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, जिससे आपको भी इजी रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पूछना है तो उसमें भी इजी रहेगा। देन मैं आपको फिर उसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और बाकी तो यही सब चीज़ें, अब आपके तो पढ़ाई का टाइम आ गया है। और एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल लेना तो बहुत ईजी है क्योंकि समझना बहुत आसान है इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। चलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं इस वीडियोस में, या आपको कोई भी इशू है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ नहीं मैम हमें ऐसे आप लाइन वाइज मत पढ़ाइए, आप नोट्स लिख के छोड़ दीजिए और हमें आप ऐसे ही समझा के ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो आप वो मुझे समझा सकते हैं कि मैम हमें इस तरह समझना है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को एक बार एक्सप्लेन करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। जिससे आप लोग, बहुत कम बच्चे हैं जो इस वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि क्या चीज़ है, क्या नहीं चीज़ है, क्या समझना आपको बाकी रह गया है, ठीक है। बाकी तो मेरी तरफ से तो मैं आपके पूरी प्रॉपर कोशिश करती हूँ आपके लिए, जिसमें मैं नोट्स भी आपको बहुत इजी इजी नोट्स बना के आपको देती हूँ। आप देख लेना मेरा कोई भी पीपीटी, आपको जितनी भी नोट्स मिलेंगे, जितनी भी पीपीटीज मिलेंगी, उनमें बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए पीपीटी बनाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको लिटरली कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है और किसी को समझ में आ रहा है तो भी वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप देख के जाते हैं, मेरे पास व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप देख के जाते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आज आपका चैप्टर 1.4 जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल से हम चैप्टर नंबर 1.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी वो हो कि नहीं मैम, और आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक कमेंट नहीं किया है पेपर सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ जब तक ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स भी बोल देते हैं कि नहीं मैम हम पेपर सॉल्व करना है एंथ्रोपोलॉजी का, जितना आपने पढ़ाया है अभी तक का, अगर आप में से मुझसे 3 से 4 बच्चे भी बोल देंगे तो मैं वो एक क्लास भी रख लूँगी पेपर सॉल्विंग की, ठीक है। बट उसके लिए आपको भी मुझे पहले एक बार बताना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को इन्फॉर्म करिए कि आपको करना है कि नहीं करना है, देन मैं आगे उस चीज़ का प्रोसेस करूँ, ठीक है। अभी तो 1.4 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, कल हम स्टार्ट करेंगे 1.5,
ठीक है। सबसे इजी और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए 1.7, क्योंकि वो आप पहले भी कंप्लीट एक बार कर चुके हैं। जब मैंने डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाया था तब मैं उसमें वो सब चीज़ें एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट वो आपके लिए सही रहेगा। अभी आप दोबारा उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा माइंड में, तो जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ें करने में। चलिए आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। प्लस स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर करिए जिन भी स्टूडेंट के पास यूपीएससी एग्जाम में एज ए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है, या फिर जो भी स्टूडेंट बायो से रिलेटेड है और वो कोई किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके गाइज, चलिए बाय, कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए और वीडियो देखें। बाय स्टूडेंट्स।